हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊषा वेंस की हिंदू आस्था ने जेडी वेंस को पुनः ईसा मसीह को खोजने में मदद की। क्या परिवर्तन हुए, खबर क्या है, जानते हैं। यूएसए की जो उपराष्ट्रपति यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार ऊषा वेंस की हिंदू आस्था ने जेडी वेंस को ईसाई धर्म में लौटने में कैसे मदद की है, जानते हैं। इस खबर के परिचय में देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक हालिया लेख अक्टूबर 2025 ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की धार्मिक यात्रा को उनकी पत्नी ऊषा वेंस की हिंदू आस्था के प्रभाव को विस्तारित से चित्रित किया गया है। लेख का जो शीर्षक है वो है यूएसए वंस हिंदू फेथ हेल्प्ड जे.डी. वेंस फाइंड क्राइस्ट अगेन फॉर चेंज। यह लेख न केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी को उजागर करता है बल्कि अमेरिकी राजनीति में धार्मिक बहुलवाद, रिलीजन प्लuralism, इंटरफेस मैरिज और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष को भी रेखांकित करता है। जेडी और ऊषा वेंस की पृष्ठभूमि और संबंध के बारे में जानते हैं। जो जेडी वेंस है जो 2025 तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। उनका जन्म एक गरीब रस्ट बेल्ट परिवार में हुआ था। उनकी आत्मकथा हिलबिली एलेजी 2016 में उन्होंने अपनी कठिन बचपन की कहानी बयान की थी, जिसमें नशे की लत, गरीबी और धार्मिक असमंजस प्रमुख थे। 20 के दशक में जेडी नास्तिक या अज्ञेयवादी थे और धर्म का मजाक उड़ाते थे। ऊषा वेंस भारतीय मूल के तेलुगु ब्राह्मण परिवार से हार्वर्ड लॉ स्कूल की पूर्व छात्रा थीं। वे एक हिंदू परिवार में पली बढ़ी, लेकिन लेख के अनुसार उनका परिवार विशेष रूप से धार्मिक नहीं था। 2014 में दोनों की शादी एक अनोखे इंटरफेथ समारोह में हुई, जिसमें कि वैदिक रीति रिवाज को चर्च की भजनों के साथ जोड़ा गया। उन्होंने अपने बच्चों को ईसाई परंपराओं में पाला, लेकिन ऊषा की हिंदू विरासत को संरक्षित रखा। उदाहरण के लिए उनके बेटे का जो नाम है वो विवेक यानी कि संस्कृत में ज्ञान का अर्थ रखा गया। और ऊषा की शाकाहारी खाना पकाने की आदतें और नैतिक स्थिरता ने जेडी को प्रभावित किया। जेडी ने स्वयं को कहा, उन्होंने मुझे भगवान से पुनः जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शी encouraged मी टू रिकनेक्ट विद गॉड। इसके संदर्भ को देखें तो ये भारतीय यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस खबर को देखें तो ये भारतीय डायस्पोरा की अमेरिकी समाज में एकीकरण को दर्शाता है। और समाज का जो खंड है उसमें इंटरफेस मैरिज और सांस्कृतिक संकरता जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। और भारत अमेरिकी संबंधों में ऊषा जैसी महिलाएं जैसे कमला हैरिस और जो विवेक रामास्वामी हैं और डायस्पोरा की राजनीतिक शक्ति को मजबूत करती है। इसके अलावा जेडी वेंस की धार्मिक यात्रा और ऊषा के प्रभाव की बातचीत करते हैं। तो जेडी की जो धार्मिक यात्रा निराशावाद यानी कि निहिलिज्म से शुरू हुई। उनकी दादा की प्रार्थनाओं और मेंटर्स के प्रभाव से वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर मुड़े। लेकिन लेख के अनुसार ऊषा की जो हिंदू आस्था निर्णायक साबित हुई। ऊषा की अनदिखी विश्वासशीलता ने जेडी को याद दिलाया कि भगवान कैसा महसूस होता है। वे मास में जेडी के साथ जाती न कि बाध्यता से बल्कि प्रेम से। जेडी ने 2019 में कैथोलिक धर्म में रूपांतरण किया, जिसे ऊषा ने उनके लिए अच्छा बताया। हालांकि 2025 में टर्निंग पॉइंट यूएसए इवेंट में जेडी ने कहा, मेरी पत्नी ईसाई परिवार में नहीं पली, वे हिंदू परिवार में बड़ी हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से धार्मिक नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चर्च में जो चीज़ ने मुझे प्रभावित किया वही उन्हें भी प्रभावित करे। यह बयान उनके पुराने कथन से भिन्न है जहाँ वे ऊषा को अपनी ईसाई पुनरागमन की कारण बताते थे। लेख इसे राजनीतिक बपतिस्मा कहता है, जहाँ की व्यक्तिगत विश्वास को इवेंजेलिकल दक्षिण पंथ के लिए प्रदर्शन में बदलाव दिया गया है। नीति शास्त्र के में अगर देखें तो व्यक्तिगत मूल्यों बनाम राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण ये हमें सामने दिखाई देता है। और जेडी के ट्रंप समर्थन में यू टर्न, जैसे ट्रंप को अमेरिका का हिटलर कहना फिर समर्थन करना, नैतिक दुविधा को दर्शाता है। प्रमुख घटनाक्रम और समय रेखा की बात करें तो 2014 में इंटरफेथ शादी हुई। वैदिक और चर्च तत्वों का इसके अंतर्गत मिश्रण हुआ। 2016 में हिलबिली एलेजी का प्रकाशन इन्होंने किया। ऊषा की भूमिका जेडी के व्यक्तिगत विकास में थी। और 2019 में जेडी का जो कैथोलिक धर्म था उसमें रूपांतरण किया और ऊषा के इसमें समर्थन मिला। और 2025 से पहले
जेडी ऊषा को धार्मिक प्रभाव के रूप में सहारते रहे और अमेरिका बहुलवाद का ये प्रतीक दिखाई देता है। अक्टूबर 2025 में, फिर उसके बाद जब अक्टूबर 2025 आया तो मिसिसिपी में टर्निंग पॉइंट इवेंट ऊषा के रूपांतरण की आशा व्यक्त की। मागा समर्थकों के बीच यह बयान सोशल मीडिया पर विवादास्पद बना रहा और हिंदू अमेरिकियों ने ऊषा की पहचान को मिटाने का आरोप लगाया। इसके अलावा प्रतिक्रिया और विवाद क्या रहे? हिंदू अमेरिकियों ने जेडी के बयान को धोखा माना और सोशल मीडिया पर टिप्पणियां जैसे ऊषा अज्ञेयवादी नहीं जेडी थे, ये उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऊषा को बस के नीचे फेंक दिया। लेख इसे अमेरिकी रूढ़िवादी में गैर ईसाई परंपराओं के हाशिए पर धकेलने का उदाहरण बताता है। पहले ऊषा को अमेरिका की पसंदीदा इंटरफेथ प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है और अब इसे थियोलॉजिकल समस्या कहा जा रहा है। यानी कि आप देखें कि किस तरह से उनको जो बस के नीचे है वो फेंका गया, किस तरह से उनको साथ जो है वो रूढ़िवादिता अपनाई गई। सामाजिक मुद्दे में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विनियोजन दिखाई देता है और भारतीय डायस्पोरा के लिए पहचान संकट को उजागर करता है जो मॉडल माइनॉरिटी मिथक से जुड़ा हुआ है। व्यापक निहितार्थ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऊषा वेंस भारतीय मूल की पहली संभावित फर्स्ट लेडी के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन जेडी के बयान से हिंदू डायस्पोरा में असंतोष बढ़ सकता है जो वोट बैंक राजनीति को प्रभावित करेगा। जो 2025 के संदर्भ में अगर हम इस खबर को देखें तो ट्रंप प्रशासन में भारत चीन तनाव या इंडो पैसिफिक रणनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा समाज संस्कृति के विषय से अगर हम इस खबर को जोड़ें तो अमेरिका में बहुलवाद की समस्या दिखाई देती है। बहुलवाद क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। बहुलवाद का मतलब होता है कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान और करना और साथ साथ मिलकर के रहना। अमेरिका मेल्टिंग पॉइंट पिघलने वाला बर्तन कहलाता है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ईसाई कट्टरता बढ़ रही है, खासकर जो मागा ट्रंप के समर्थन में। वे अमेरिका को ईसाई देश मानते हैं जो गैर ईसाई जैसे ऊषा वेंस जैसे हिंदू को दूसरा दर्जा देते हैं। उदाहरण के लिए जेडी वेंस का बयान है जहां उन्होंने ऊषा की हिंदू पहचान को कम करके आंका है ताकि ईसाई वोटर खुश हो जाएं। नतीजा इसका ये निकला कि इससे भेदभाव पैदा हो गया और पहचान संकट में पड़ गई। इसके अलावा जो सामाजिक तनाव है वो भी बढ़ गया। सभी धर्मों का सद्भाव और कट्टरता की बात करें तो उस सद्भाव में समाज मजबूत होता है, जैसे इंटरफेथ मैरिज करना। लेकिन कट्टरता से जो अल्पसंख्यक डर जाते हैं, वहाँ की जो मुस्लिम मस्जिदों हैं उन पर हमले हो जाते हैं, हमले या फिर जो हिंदू डायस्पोरा है उनकी नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत से तुलना करें तो जो सिख मुस्लिम प्रवासियों के मुद्दे नज़र आते हैं, जिसमें कि भारत में बहुलवाद मजबूत, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन जो प्रवासी डायस्पोरा है वो मुश्किलें झेलते हैं। अब हम इनकी तुलना करके देखते हैं। पहचान का संकट की बात करें, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस। अमेरिका में सिखों को पगड़ी के कारण आतंकवादी समझा जाता है, यानी कि आप देखिए उनको सिर्फ पगड़ी के कारण आतंकवादी समझा जाता है। और इसमें से 9 से 11 के बाद भारत को कनाडा यूके के सिख प्रवासी खालिस्तान मुद्दे से जूझते हैं। भारत में जो है वो कनाडा यूके के जो सिख हैं प्रवासी हैं वो खालिस्तान मुद्दे से जूझते हैं। जैसे कि कनाडा में हरदीप सिंह निरंजन हत्या 2023 में की गई थी जहां सिख पहचान पर सवाल उठा था। मुस्लिमों के साथ जो है वो अमेरिका में इस्लामफोबिया मस्जिद बैन लगा दी गई, यानी कि जो इस्लामफोबिया मस्जिद है उस पर बैन लगा दिया गया। भारत में CAA और NRC विवाद से मुस्लिम पहचान खतरे में है। अब हम देखते हैं भेदभाव के बारे में। अमेरिका में ईसाई कट्टरता से एशियन और मुस्लिम जो नफरत है वो कोविड में चीनी वायरस के द्वारा जो है वो फैली, मतलब उस टाइम पर फैली थी। और भारत से तुलना करें तो US में सिख मुस्लिम को मॉडल माइनॉरिटी कहकर ऊपर उठाया गया है, यानी कि जो US है, अमेरिका है, अमेरिका, वहाँ पर सिख और मुस्लिम को मॉडल माइनॉरिटी कहकर ऊपर उठाया जाता है, लेकिन संकट में उनको नीचे गिरा दिया जाता है, जैसे कि 2021 में कैपिटल दंगा हुआ था। और भारत में ये मुद्दे जो हैं वो सेकुलरिज्म से जुड़ते हैं, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है उससे जुड़ते हैं, जैसे गुजरात दंगे या दिल्ली 2020 की हिंसा। अब भारत और अमेरिका में बहुलवाद संवैधानिक तुलना करते हैं, यानी कि किस तरह से अमेरिका में बहुलवाद को किस तरह से देखा जाता है और भारत में इसमें किस तरह से देखा जाता है, और दोनों के जो संविधान है उसमें इस शब्द को लेकर के क्या अर्थ जो है वो दिखाई देते हैं। बहुलवाद का अर्थ है विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों का सम्मान करना और समावेशी सह अस्तित्व का
बनाए रखना। भारत और अमेरिका दोनों बहुलवादी समाज हैं, लेकिन उनके संविधान इसकी गारंटी अलग अलग तरीके से देते हैं। भारत का जो संविधान है वो सकारात्मक सेकुलरिज्म, सभी धर्मों का समर्थन करना, इस पर आधारित है, जबकि अमेरिका का जो नकारात्मक सेकुलरिज्म, राज्यों का धर्म से अलगाव है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए धर्म को लेकर के, लेकिन राज्य उसमें बिल्कुल भी जो है वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम इसके संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर इसकी तुलना करते हैं। संवैधानिक प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं। भारत के बारे में, भारत का जो अनुच्छेद भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 25, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, उससे सभी को अपना धर्म मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्वायत्तता देने और अनुच्छेद 27 में राज्य करों से किसी धर्म को विशेष लाभ न देने का प्रावधान जो है संविधान में दिया गया है। और 1976 में 42वें संशोधन में सेकुलर शब्द को भी जोड़ दिया गया था, जो सभी धर्मों को समान मानता है। उदाहरण के लिए जो हज सब्सिडी दी जाती है, या फिर जो मंदिर प्रबंधन कानून है, वो भी इसके अंतर्गत लाए गए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें प्रथम संशोधन 1791 में कहता है, कांग्रेस कोई कानून ना बनाए जो किसी धर्म की स्थापना करे या उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाए। यह 2 भागों में, एक तो इस्टेब्लिशमेंट क्लॉज यानी कि राज्य धर्म ना थोपे, और फ्री एक्सरसाइज क्लॉज यानी कि व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता वहाँ पर है। उदाहरण के लिए स्कूलों में प्रार्थना पर जो है वो प्रतिबंध लगाया हुआ है, और ये 1962 में लगाया गया था। तुलना करें तो दोनों में स्वतंत्रता है, लेकिन भारत राज्य को सुधारक भूमिका जैसे ट्रिपल तलाक कानून देता है, जबकि अमेरिका में राज्य पूरी तरह तटस्थ है, यानी कि चाहे कोई धर्म को लेकर के किसी के साथ किसी प्रकार का दंगा क्यों ना करे, लेकिन धर्म के मामले में राज्य जो है इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूरी तरह से तटस्थ इसमें रहेगा। अब समानता और भेदभाव निषेध की बात करते हैं। भारत अनुच्छेद जो कि 14 से 15 में समानता और धर्म जाति आधारित भेदभाव का निषेध किया गया, और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया गया। आरक्षण में अनुच्छेद 16 का जो 4 भाग है उसमें बहुलवाद को मजबूत करता है और अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार भी देता है, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। इसके अलावा जो अमेरिका का जो 14वां संशोधन 1868 में हुआ था, उसमें समान सुरक्षा और नागरिकता दी गई है, लेकिन जो सिविल राइट्स एक्ट 1964 में भेदभाव को रोकता है, लेकिन कोई आरक्षण जैसी प्रणाली वहाँ पर नहीं है। अब अफर्मेटिव एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया है, और जो स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जो हार्वर्ड है 2023 का, इसके अंतर्गत अब इसकी हम तुलना करते हैं तो भारत सक्रिय समावेश आरक्षण पर जोर देता है, जो बहुलवाद को सामाजिक न्याय से जोड़ता है, और अमेरिका व्यक्तिगत समानता पर फोकस करता है। यानी कि जो भारत है वो एक तरीके से अगर कोई भी वर्ग कमज़ोर है तो फिर उसको आरक्षण देकर उसको समान लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, लेकिन अमेरिका व्यक्तिगत समानता पर फोकस करता है, यानी कि सभी व्यक्ति समान है, ना ही किसी को किसी प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा। वो अपनी खुद से मेहनत करें, खुद से आगे बढ़ें, लेकिन ऐतिहासिक भेदभाव यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर में से चुनौतियाँ यहाँ पर दिखती हैं। चुनौतियों और व्यवहारिक अंतर में बात करें तो समानताएं क्या हैं? दोनों संविधान बहुलवाद को मौलिक मानते हैं। भारत में विविधता में एकता पर फोकस किया जाता है, और अमेरिका में बहुल से एक में फोकस किया जाता है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट बहुलवाद की रक्षा करता है। भारत जो है वो शाहबानो का जो केस आया था, और अमेरिका में ओब्रिगफेल वर्सेज होडगेस का जो एक केस था। इसके अलावा अंतर की बात करें तो भारत जो है सकारात्मक हस्तक्षेप से बहुलवाद को मजबूत करता है, लेकिन धार्मिक राजनीति जैसे CAA विवाद से तनाव भी पैदा हो जाते हैं। अमेरिका की बात करें तो सख्त अलगाव से स्वतंत्रता वहाँ पर है, लेकिन ईसाई राष्ट्रवाद से अल्पसंख्यक जिसमें मुस्लिम, हिंदू और डायस्पोरा खतरे में है, जैसे कि JD Vance विवाद में भी दिखाई देता है। यानी कि वहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल तटस्थ रहा गया कि अब मुस्लिम और जो हिंदू डायस्पोरा हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। भारत में बहुलवाद सामाजिक समुदाय पर केंद्रित है, और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप पर। अब भारत का जो संविधान है वो बहुलवाद को सामाजिक सुधार से जोड़कर अधिक समावेशी बनाता है, जबकि अमेरिका का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। दोनों मॉडल में सीख हमें मिलती है। भारत को अमेरिका तटस्थता से, और अमेरिका को भारतीय समावेश से फ़ायदा यहाँ पर नज़र आता है। निष्कर्ष की बात करें तो ऊषा वेंस भारतीय मूल और हिंदू की मजबूत आस्था से
आस्था ने जेडी वेंस को नास्तिक से ईसाई बनाने में बड़ी मदद की। उनकी शादी और परिवार ने जेडी को नैतिकता और भगवान से जोड़ा। लेकिन 2025 में जेडी का जो बयान है वो ऊषा को ईसाई बनाने की उम्मीद को लेकर के राजनीतिक चाल लग रही है, जिससे क्या है, हिंदू अमेरिकन्स जो है वो नाराज़ हैं। अब इसमें मुख्य सीख क्या मिलती है? अमेरिका में धर्म और राजनीति का मिश्रण यानी कि जो मागा स्टाइल है वो अल्पसंख्यकों की पहचान को दबा सकता है, लेकिन भारत के लिए फ़ायदा है। ऊषा जैसी डायस्पोरा रिश्ते मजबूत करेगी, लेकिन विवाद से सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुल मिलाकर इनकी जो प्रेम कहानी है उससे राजनीतिक ड्रामा बन गया है और बहुलवाद जो है वो सभी धर्मों का सम्मान की परीक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।